हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस के बारे में। सो वी हैव कवर्ड सलाइवरी सीक्रेशंस, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, नाउ पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस. So we need pancreatic secretions and there are two purpose for these secretions. First, the acid must be neutralized to prevent damage to the duodenal mucosa, and second, the macromolecular nutrients like protein, fat, starch must be broken down much further so their constituents can be absorbed. तो जब भी कायम स्टमक से ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो हमको दो चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी. एक तो जो एसिड आया है स्टमक से उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है जिससे डैमेज नहीं होगा ड्यूडेनल सेल्स का, और सेकंड एक फेवरेबल इन्वायरमेंट भी मिलेगा इस बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन से. एंड सेकंड, जो भी कंटेंट ऑफ कायम है, प्रोटीन है, फैट है, उनको हमको फर्दर डाइजेस्ट करना है. तो इसमें पेंक्रियाज अपना रोल प्ले करता है. तो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस के. वन इज़ द डाइजेस्टिव एंजाइम विच डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, एंड सेकंड इज़ द बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन विच न्यूट्रलाइज द एसिड इन द कायम. एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं पैंक्रियाज की. तो पैंक्रियाज एक कंपाउंड ग्लैंड है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिमिलर है. इसके अंदर एसिनाइज होंगे, देन डक्ट्स होंगे. एसिनाई ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं जो स्टोर करते हैं एंड सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. देन डक्ट्स, दो तरह की डक्ट्स हैं यहाँ पर, इंटरकैलेटेड डक्ट्स एंड इंट्रालोबुलर डक्ट्स. तो एसिनाइज से जो सीक्रेशंस आएंगे वो पहले आएंगे इंटरकैलेटेड डक्ट्स में, फिर इंटरकैलेटेड डक्ट से जो सीक्रेशंस फर्दर आगे जाएंगे वो जाएंगे इंट्रालोबुलर डक्ट्स में. तो हमको याद यहाँ पर ये रखना है मेनली कि जो एसिनाई हैं उनका मेन पर्पस एंजाइम सीक्रेशन है, और जो डक्ट्स ऑफ पैंक्रियाज हैं उनका मेन पर्पस बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन और वाटर का सीक्रेशन है. तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं. पहले जो डाइजेस्टिव पार्ट है पैंक्रियाटिक सीक्रेशन का उसकी बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन के लिए, फैट के लिए और कार्बोहाइड्रेट तीनों के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. सो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस. तो यहाँ पर तीन मेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं विच इज़ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. इसके अलावा इलास्टेज भी होता है बट मेन है हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है ये प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करता है. दैट मीन्स ये प्रोटीन को कहीं ना कहीं बीच से तोड़ेगा, बिल्कुल किनारे से नहीं तोड़ पाएगा. तो इससे लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे. जबकि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन करता है. दैट मीन्स इट क्लीव्स द पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड. तो ये कहीं ना कहीं साइड से, किनारे से ब्रेक करेगा प्रोटीन्स को. और ये सारे एंजाइम्स थोड़ा एक्सेस में सीक्रेट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में. तो अगर एबनॉर्मलिटी अगर शो होगी, प्रेजेंट होगी, तो कम से कम 10 to 15% सीक्रेशंस जब कम हो जाएंगे तब जाके कोई प्रॉब्लम पैंक्रियाटिक डाइजेशन की हो पाएगी. व्हाट आर द एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? तो इसको हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं. तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज अकेले ल्यूमिनल एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइसैकराइड्स में ब्रेक डाउन कर देंगे. फिर इसके बाद बात करें कि फैट डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स हैं. तो यहाँ पे तीन मेन एंजाइम्स अगेन फैट डाइजेशन के लिए हैं, एंड दीज आर पैंक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज. पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा? ये फैट को फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन कर देगा. फैटी एसिड हम जानते हैं ये फैट की एब्जॉर्बेबल फॉर्म है. तो लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड में डाइजेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करेगा. फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा. तो हमको तीनों एंजाइम्स पता चल गए. एंजाइम्स फॉर द प्रोटीन डाइजेशन, फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड फॉर द फैट डाइजेशन. इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने सारे हैं तो पैंक्रियाज खुद कैसे बचा रहता है? वाई डज नॉट द पैंक्रियाज डाइजेस्ट इटसेल्फ? तो इसका रीज़न है
इसके दो रीज़न हैं। पहली चीज़ तो जो पैंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, पैंक्रियाटिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ये इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर एंड सीक्रेट होते हैं। और दूसरी चीज़, इनको इनएक्टिव का इनएक्टिव ही बने रहें, ये इनएक्टिविटी इनकी मेंटेन करने के लिए एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी प्रेजेंट होता है सेल में। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से एंजाइम्स का एक्टिवेशन नहीं होता और पैंक्रियाज डाइजेस्ट होने से बच जाता है। सो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन की इनएक्टिव या प्रो फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की इनएक्टिव फॉर्म है। और इसके अलावा हमको पता है कि यहाँ पर ट्रिप्सिन इनहिबिटर है जो इनको इनएक्टिव फॉर्म में ही मेंटेन करेगा। तो ये एक्टिव फॉर्म में कब आएंगे? एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमको एंटेरोकाइनेज की। एंटेरो दैट मीन्स ये गट से सीक्रेट होगा, ड्यूडेनल वॉल इसको सीक्रेट करता है। एंट्रोकाइनेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और ट्रिप्सिन फिर ऑटो कैटालाइटिक एक्टिवेशन शो करता है। दैट मीन्स अगर ट्रिप्सिन बन जाएगा तो वो फर्दर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा ट्रिप्सिन और क्या करता है? ऑटो कैटालाइटिक एक्टिवेशन के अलावा ट्रिप्सिन ऑल्सो एक्टिवेट्स द काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो इस तरह से अगर एंट्रोकाइनेज है तब जाके ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा फर्स्ट टाइम। एंड दिस एंट्रोकाइनेज एंजाइम लोकेटेड ऑन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल, ये यहाँ से सीक्रेट होगा। तो एंट्रोकाइनेज की जब टच में आएगा ट्रिप्सिनोजन तब जाके वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा। फिर ट्रिप्सिन फर्दर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइड को भी कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स एसिनाई से एंजाइम सीक्रेट हुए, डक्ट को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं, तो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हुए हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट है, वो एक्टिव नहीं होने दे रहा है। अब ये एंजाइम्स क्या हुए? अब ये एंजाइम्स आ गए ड्यूडेनल के सेकंड पार्ट में, वहाँ पर इनका एनकाउंटर एंटेरोकाइनेज से होगा, तब जाके इनका एक्टिवेशन होगा। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये प्रिकर्सर है एंजाइम। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रिकर्सर्स को मेंटेन करता है। एंजाइम प्रिकर्सर स्टोर्ड इन द सेल्स along with the trypsin inhibitor, and this trypsin inhibitor actually prevents the formation of trypsin inside the acini and inside the duct। एक कंडीशन होती है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जिसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर की या तो प्राइमरी क्वांटिटेटिवली डेफिशिएंसी हो जाती है या हम कहें फंक्शनली डेफिशिएंसी हो जाती है, और इस केस में एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और जिससे पैंक्रियाज को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सब बहुत जल्दी होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ट्रिप्सिन इनहिबिटर पैंक्रियाज के अलावा और कहाँ कहाँ बॉडी में मिल सकता है? तो ये लंग्स के अंदर मिलता है जो कि न्यूट्रोफिल इलास्टेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा ये म्यूकस में मिलता है जो म्यूकस के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है। तो ये तो डाइजेस्टिव पार्ट हो गया पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस का। अब न्यूट्रलाइजिंग पार्ट की बात कर लें पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस में, तो हमको पता है कि यहाँ पर वाटर एंड बाइकार्बोनेट, सो बाइकार्बोनेट सीक्रेशन की बात करते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सीक्रेटिन हार्मोन की। सीक्रेटिन इंड्यूस्ड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक काइम एंड क्रिएटिंग द ऑप्टिमल pH फॉर 7 to 8 फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो एसिडिक काइम जो आ रहा है, एसिड जो आ रहा है स्टमक से, उसके साथ बाइकार्बोनेट रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा, NaCl एंड कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा CO2 एंड H2O में। सो हम कह सकते हैं कि सीक्रेटिन इज़ द नेचर्स एंटी एसिड। अब बात कर लेते हैं बाइकार्बोनेट सीक्रेट कैसे होता है। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, इस डायग्राम से मॉडल से हम समझ सकते हैं, इट इज़ पैंक्रियाटिक डक्ट सेल। एसिनाई सेल क्यों नहीं है? क्योंकि एसिनाई से तो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, बाइकार्बोनेट तो पैंक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर सीक्रेट होता है। तो इट इज़ द पैंक्रियाटिक डक्ट सेल। ये डक्ट जो कवर कर रही है, डक्ट की ल्यूमेन है, दूसरी तरफ बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है एंड ब्लड वेसल है। तो सबसे पहले हमको पता है इसमें थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर बता देते हैं कि कौन कौन से मेम्ब्रेन पर कौन कौन सी पंप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो एपिकल या ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट सेल, यहाँ पर एक क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर है
काउंटर ट्रांसपोर्ट, और इसके अलावा एक यहाँ पे क्लोराइड चैनल और होता है। तो यहाँ पे क्लोराइड चैनल्स प्रेजेंट हैं और ये क्लोराइड चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन में, बिकॉज बाइकार्बोनेट का जो सीक्रेशन होता है इन द ल्यूमेन वो क्लोराइड के साथ एक्सचेंज से होता है। तो बाइकार्बोनेट सीक्रेट करने के लिए क्लोराइड ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए ल्यूमेन में, जिसको वो एक्सचेंज करेगा, और उस क्लोराइड की प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए हमको क्लोराइड चैनल की ज़रूरत पड़ती है, और इस क्लोराइड चैनल को कंट्रोल करता है सीक्रेटिन हार्मोन। सो बाइकार्बोनेट इज exchanged for chloride and secretin increases the rate of this exchange। तो सीक्रेशन की बात करें तो दूसरी तरफ जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जब एक्टिवेट हो तो अगर एटीपी खर्च करने के बाद इस पंप का नेट रिजल्ट क्या होगा कि सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल कम हो जाएगा। यस, सोडियम का कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर कम हो जाएगा तो इसके अलावा दो और पंप हैं जहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सोडियम तो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अंदर चला जाता है, लेकिन उसके साथ एनर्जी को यूज़ करके कुछ और सब्सटेंस हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करते हैं, लाइक बाइकार्बोनेट। तो ये यहाँ पर बाइकार्बोनेट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आ जाता है। सोडियम अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके बाइकार्बोनेट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है जिसके लिए प्राइमरली सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ने एनर्जी खर्च की है। सिमिलरली जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाता है विद द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये H+ आयन कहाँ से आएंगे? तो बाइकार्बोनेट सीक्रेशन में आपको याद रखना है कि CO2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आएगा, वाटर प्रेजेंट है सेल के अंदर, वहाँ पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट HCO3- एंड H+ में। HCO3- क्लोराइड के साथ एक्सचेंज्ड होता है। तो बाइकार्बोनेट तो सीक्रेट हो गया ल्यूमेन में, क्लोराइड के साथ एक्सचेंज हो गया और ये क्लोराइड चैनल के थ्रू वापस ल्यूमेन में पहुंच गया और फर्दर बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को फैसिलिटेट करेगा। ये जो H+ आयन है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वहाँ से चला जाएगा ब्लड में। तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू H+ आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम का कंसंट्रेशन कम चाहिए और उसको मेंटेन कर रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। यहाँ पर पोटेशियम की एक्सेस ना हो जाए उसके लिए पोटेशियम चैनल प्रेजेंट है। तो ये बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन है। वाटर एंड सोडियम ये अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक फोर्सेस ये क्रॉस कर जाएंगे टू द ल्यूमेन। तो बाइकार्बोनेट सीक्रेशन में आपको याद रखना है कि CO2 और H2O से मिलकर H+ और बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट एक्सचेंज हो जाएगा क्लोराइड के लिए जिसमें हेल्प करेगा क्लोराइड चैनल जो सीक्रेटिन हार्मोन के कंट्रोल में है, और H+ आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए पहले सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज पंप सोडियम का ग्रेडियंट क्रिएट करेगी, लो ग्रेडियंट इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर आएगा और उसके साथ बाइकार्बोनेट अंदर आ सकता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और H+ आयन बाहर चला जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ बाइकार्बोनेट सीक्रेशन इन द पैंक्रियाटिक डक्ट सेल। और यहाँ पर याद रखना है हमको कि ये बाइकार्बोनेट का जो क्लोराइड के साथ एक्सचेंज है इसमें सीक्रेटिन हार्मोन जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है ये इसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। तो ये हमको याद रखना है कि सोडियम और वाटर अपने आप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। पैंक्रियाटिक जूस इज ऑलवेज आइसोटोनिक। सीक्रेटिन एक्ट्स अपॉन द क्लोराइड चैनल एंड इंक्रीज द रेट ऑफ सीक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ कि बाइकार्बोनेट सीक्रेशन कैन बी ब्लॉक्ड बाय ओबेन। ओबेन से बाइकार्बोनेट सीक्रेशन ब्लॉक किया जा सकता है। क्यों? तो अगर आपको सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का स्ट्रक्चर याद हो तो वहाँ पे ओवेन के लिए रिसेप्टर होता है आउटसाइड और ये पंप का ब्लॉकर है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप अगर ब्लॉक हो जाएगी तो H+ आयन सेल से बाहर नहीं जाएगा। H+ आयन सेल से बाहर नहीं जाएगा तो ओबियसली बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, क्योंकि
एक्सेस हो जाएगी तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा। तो इस तरह से ओबेन से हम ब्लॉक कर सकते हैं बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस। तो पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस में दो पार्ट, वन इज द एसिड न्यूट्रलाइजिंग पार्ट एंड अदर इज द एंजाइमेटिक पार्ट। तो जैसी डिमांड वैसा रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट और फ्लूइड का सीक्रेशन है ये मेनली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एसिड पर जो कि ड्यूडेनम में आ रहा है। तो अगर एसिडिक कायम ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो बाइकार्बोनेट पोर्शन ज़्यादा सीक्रेट होगा, और अगर फैट प्रोटीन वाला कायम ड्यूडेनम के अंदर ज़्यादा आएगा तो एंजाइमेटिक पार्ट ज़्यादा सीक्रेट होगा। जिसकी जैसी डिमांड ऐसा ही रेगुलेशन। यहाँ पे 3 केमिकल एंटिटी आप याद रख सकते हैं जो बाइकार्बोनेट को रेगुलेट करते हैं। इट इज़ एसिटाइल कोलिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड सीक्रेटिन। तो सीक्रेटिन के लिए स्टिमुलेटिंग फैक्टर है एसिड इन द काइम, और एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से ये सीक्रेट होगा। ड्यूडेनम के अंदर भी एस सेल्स होते हैं, जेजुनम के अंदर भी होते हैं, इलियम के अंदर थोड़े बहुत होते हैं। तो जहाँ पर एसिडिक कायम कांटेक्ट में आएगा वहाँ के एस सेल्स सीक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ब्लड के थ्रू पहुँचेगा पैंक्रियाज में, वहाँ पर डक्ट्स में क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा, बाइकार्बोनेट के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एसिड कंट्रोल्स द फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट सीक्रेशन। इसके अलावा अगर फैट और प्रोटीन कंटेंट है तो वो आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम को स्टिमुलेट करेगा। फैट और प्रोटीन कंटेंट ऑफ काइम स्टिमुलेट द आई सेल्स ऑफ द ड्यूडेनम, और कॉलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा। कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, ये एसिनाई में जाकर वहाँ पर एंजाइमेटिक पोर्शंस का सीक्रेशन इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा आपको पता है कॉलिसिस्टोकाइनिन का दूसरा फंक्शन गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन करके बाइल के सीक्रेशन को बढ़ाता है, वो भी फैट के डाइजेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन इरिटेशन से, ड्यूडेनल इरिटेशन से, चाहे वो एसिडिक इरिटेशन हो या डिस्टेंशन की वजह से हो, वहाँ से उसकी वजह से वेगल रिफ्लेक्सेस के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। दैट मीन्स ड्यूडेनम से एफरेंट सिग्नल जाएंगे वेगस नर्व के थ्रू, और देन इफरेंट सिग्नल्स भी ड्यूडेनम वेगस नर्व के थ्रू आएंगे और वो पैंक्रियाज पर जाके एक्ट करेंगे, और ये भी मेनली एंजाइमेटिक सीक्रेशंस को इंक्रीज करता है। तो इस डायग्राम में फाइनली आप समझ सकते हो कि एसिड फ्रॉम द स्टमक इट रिलीजेस द सीक्रेटिन फ्रॉम द वॉल ऑफ ड्यूडेनम, एंड फैट एंड अमीनो एसिड फ्रॉम द स्टमक इट रिलीजेस कॉलिसिस्टोकाइनम फ्रॉम द वॉल ऑफ ड्यूडेनम। सीक्रेटिन एंड कॉलिसिस्टोकाइनन ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके अलावा सीक्रेटिन क्या करेगा, वो कॉपियस सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट कराएगा। कॉलिसिस्टोकाइनिन सीक्रेशन ऑफ एंजाइम कराएगा। इसके अलावा वेगल स्टिमुलेशन एंजाइम्स को इंक्रीज करता है। नाउ फेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस। तो यहाँ पर लाइक गैस्ट्रिक सीक्रेशन 3 फेजेस हैं, सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। बिकॉज इंटेस्टाइन में जब फूड जाएगा तब मेनली इंटेस्टाइनल पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस आते हैं, तो मेजर जो फेज है वो इंटेस्टाइनल सीक्रेशन है। तो 20% ऑफ पैंक्रियाटिक सीक्रेशन सेफेलिक में आते हैं, 5 to 10% गैस्ट्रिक फेज में आते हैं। बिकॉज यहाँ पर किसी एसिड का एनकाउंटर नहीं हुआ है ड्यूडेनम के अंदर, तो यहाँ पर मेनली जो सेफेलिक और गैस्ट्रिक फेज के सीक्रेशंस हैं वो एंजाइमेटिक होते हैं, हाई एंजाइम एंड लो वॉल्यूम। तो बाइकार्बोनेट फूड पोर्शन कम होगा, एंजाइमेटिक पोर्शन ज़्यादा होगा सेफेलिक एंड गैस्ट्रिक फेज में। जबकि इंटेस्टाइनल फेज में ये डिपेंड करेगा कि कायम जो आ रहा है वो किस नेचर का है। एसिड ज़्यादा है उसमें तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा सीक्रेट कराएगा, फैट प्रोटीन है तो वो एंजाइम सीक्रेट कराएगा, दोनों है तो दोनों चीज़ें सीक्रेट होंगी। सो एसिड, फैट, प्रोटीन ये सब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, एंजाइमेटिक पोर्शन बढ़ जाएगा। केवल फैट प्रोटीन होगा, कॉलिसिस्टोकाइनिन को सीक्रेट करेगा, एंजाइम बढ़ जाएंगे। एसिड अगर ज़्यादा होगा तो सीक्रेटिन को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा और एक बात आपको याद रखनी है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड एसिटाइल कोलिन ये सीक्रेटिन के इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ सीक्रेशन रेट ऑन आयनिक कंपोजिशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो आफ्टर मील जब इंटेस्टाइनल फेज आता है तब हमको पता है सबसे ज़्यादा पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन होता है, और बिफोर मील इससे पहले जो इंटरमील पीरियड है वहाँ पर तब बेसल रेट से पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस होते हैं। तो आपको इस ग्राफ पर डायग्राम पर ध्यान देना है। तो बिफोर मील क्या होता है, जब लो रेट ऑफ सीक्रेशन चल रहा है तब बाइकार्बोनेट कम सीक्रेट होगा, कम सीक्रेट होगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो क्लोराइड का एक्सचेंज कम होगा, तो क्लोराइड का लेवल ल्यूमेन के अंदर ज़्यादा होगा।
तो एट द लो रेट ऑफ सीक्रेशन बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इज लो while the chloride concentration is high. At high rate of secretion chloride concentration is low and bicarbonate concentration is high. सोडियम पोटेशियम ये हमेशा प्लाज्मा के इक्विवेलेंट रहते हैं, इसलिए पैंक्रियाटिक जूसेस इज ऑलवेज आइसोटोनिक. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस. तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.